नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व, यानी कि दुर्खिम्स फेमस कॉन्सेप्ट द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट के बारे में बात कर ली है कि दुर्खिम के अनुसार सोशल फैक्ट क्या हैं। आज हम सामूहिक प्रतिनिधित्व को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को समझने से पूर्व हमें थोड़ा सा सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हालांकि हमने बात करी हुई थी कि सोशल फैक्ट किसे कहते हैं, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। सामाजिक तथ्य के अंतर्गत कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और वो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से किसको, व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक तथ्य को दो शब्दों से आप समझ सकते हो, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता का तात्पर्य क्या है कि वो समाज से पृथक अस्तित्व अपना रखते हैं। एक बार सामाजिक तथ्य का निर्माण हो गया तो वो किसी का निजी संपत्ति नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज बाध्यता, यानी कि दबाव। तो सामाजिक तथ्य का निर्माण हो जाने के बाद वो व्यक्तियों पर दबाव डालता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है तथा उन क्रियाओं को करने के लिए बाध्य करता है जो समाज में मान्य है। अब हम बात कर लेते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में। तो सरल से सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक समाज में सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होते हैं, वो विचार, धारणाएं और भावनाएं होती हैं जिन पे समाज के अधिकतर लोग की सहमति होती है। तो जिन विचारों, धारणाओं और भावनाओं पे समाज की सहमति होती है वो क्या करते हैं, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए उन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनका निर्माण, इनका मतलब ये जो विचार या धारणा या व्यवहार या भावनाएं, जो भी चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, इनका निर्माण सामाजिक चेतना से होता है। किससे होता है, सामाजिक चेतना से। और सामाजिक चेतना का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तिगत चेतना से। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है तो वो उसका व्यक्तिगत चेतना है। वही सेम चीज दूसरा व्यक्ति सोच रहा है और आपस में उन दोनों में बातचीत होती है कि अरे यार तुम भी यही सोच रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसे करते करते जब ज्यादातर लोग एक ही तरह की चीजें सोचते हैं तो वो क्या हो जाता है, सामूहिक विचार हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा, सामूहिक विचार, धारणा या भावना। जैसे कि जब भारत गुलाम था, रातों रात तो आज़ाद नहीं हुआ था ना। कुछ लोगों के माइंड में आया कि नहीं, हमें स्वराज चाहिए या हमें अपना एक स्वतंत्र देश चाहिए। एक ने सोचा, दूसरे ने सोचा, तीसरे ने सोचा, फिर सबने आपस में बात करी और सबकी सहमति एक ही विचार पे हो गई। वो क्या थी कि भारत की स्वतंत्रता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये जो सामाजिक चेतना है या सामूहिक चेतना है उसका निर्माण व्यक्तिगत चेतनाओं की अंतःक्रिया, मतलब एक व्यक्ति की कोई चेतना आई या एक व्यक्ति को कोई आइडिया आया, उसने अंतःक्रिया करी दूसरों के साथ, मतलब एक दूसरे से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। उससे उन्हें ये समझ में आया कि हमारे अंदर ये कुछ विचार हैं जो सामान्य हैं या हमारी सहमति बैठ रही है। इसी तरह अधिक से अधिक लोगों के विचार जब एक ही बात की सहमति प्रदान करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सामूहिक विचार हो जाते हैं। और सामूहिक विचार जो होता है वो किसी व्यक्तिगत विचार या भावना से संबंध नहीं रखता, फिर वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता है। इसी कारण इसको सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया गया है। जैसे हम बोलते हैं भारत की आज़ादी, तो वो किसी एक का विचार नहीं था। भारत की आज़ादी का विचार पूरे भारतीयों के विचार का प्रतिनिधित्व करता था। तो वो एक सामूहिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रत्येक समाज में कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता होने के बावजूद भी सामाजिक प्राणियों में समान विचार, धारणाएं या भावनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो समान विचारधारा है या जिस पे सबकी ज़्यादा सहमति बन जाती है, उसके प्रति क्या होता है कि लोगों में आदर हो जाता है। क्योंकि जब एक ही विचार या एक ही भावना के ज़्यादा लोग समर्थक होंगे, उसको ज़्यादा लोग सहमति देंगे, तो उसके प्रति ऑटोमेटिकली ज़्यादातर लोगों की आदर की भावना आ जाएगी। और जिस विचार के प्रति आदर की भावना होगी वो धीरे धीरे उस समाज में बहुत ज़्यादा मजबूत जगह बना लेगी या यूं कहें जड़ पकड़ लेगी। और अंत में क्या होगा कि वो जो समान विचारधाराएं हैं, जिसमें लोगों के आदर हैं, जिसने बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ बना ली है समाज के लोगों में, वो सामाजिक प्रतीक के रूप में विकसित हो जाते हैं। और सामाजिक प्रतीक क्या होते हैं, वो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में समूहों का प्रतिनिधित्व या उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो सामाजिक प्रतिनिधित्व होते हैं वो सामाजिक चेतना या जनमत नहीं होते हैं, वो उनका प्रतीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय झंडा जो है वो हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक है, धार्मिक पुस्तकें धार्मिक जीवन के प्रतीक हैं, और नेतागण जो होते हैं वो सामूहिक रूप से जनता की भावना के प्रतीक होते हैं।
दुर्खिम ने इन्हीं प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया। मतलब सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है वो सामूहिक चेतना या जनमत नहीं है, उनके सिंबल हैं, उनके प्रतीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, भीड़ में किसी व्यक्ति के व्यवहार को आप देखो। भीड़ में क्या होता है, उसमें एक मानसिक एकता होती है, कोई एक विचार होता है कि हाँ इस चीज़ के प्रति हमको आंदोलन करना है या इसका समर्थन करना है, जो भी है। भीड़ एकजुट हो गई, उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका कुछ एक सामूहिक एक विचार धारणा हो जाती है। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसमें अगर है, व्यक्तिगत तौर पर चाह रहा है कि नहीं हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते या हम इसको सपोर्ट नहीं करते, तो जब सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक, वो विचार, वो धारणा जब प्रभावशाली होती है, कार्यशील होती है, तो व्यक्ति की जो एक व्यक्तिगत इच्छा है वो वहाँ पे दब जाती है। क्यों? क्योंकि सामूहिक चेतना या सामूहिक भावना बहुत ज़्यादा बलशाली होती है व्यक्तिगत चेतना या व्यक्तिगत भावना या इच्छा के तुलना में। और जिस प्रकार भीड़ काम करती है, ठीक उसी तरह समाज में भी होता है कि अगर समाज के ज़्यादातर लोगों ने सोच लिया कि ये सही है या ये गलत है, तो उसमें एक दो लोग अगर उसको देख रहे हैं कि हाँ ये करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें उनके अनुसार ही चलना पड़ता। कोई बहुत अलग, अनूठा या शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति होगा, वही सामाजिक विचारधाराओं का या सामाजिक चेतना का विरोध कर सकता है। पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है वो पूर्णतः दब जाती है। क्यों? क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो सामूहिक चेतना से बनता है, और सामूहिक चेतना जो होती है वो व्यक्तिगत चेतना से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वो व्यक्तिगत चेतना से प्रभावित नहीं होती। तो इसलिए आप ये याद रखना कि सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, वो सामूहिक चेतना या जनमत नहीं होता। मतलब अगर कोई सामूहिक प्रतिनिधित्व है तो ज़रूरी नहीं कि उस समूह के प्रत्येक सदस्य उसी चीज़ के समर्थन में है। हो सकता है एक दो लोग उसमें नहीं भी समर्थन कर रहे हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सामान्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए समूह के विचारों का, समूह की धारणा का, समूह की भावना का प्रतीक बन जाता है। इन सारी बातों के आधार पर आप सामूहिक प्रतिनिधित्व की दो विशेषता बोल सकते हो। पहला तो ये कि ये सारे समाज में फैला होता है, और दूसरा ये कि ये व्यक्ति के ऊपर नियंत्रणात्मक प्रभाव डालता है। जैसा कि हमने अभी बात करी, भीड़ में अगर हिंसा की तरफ चली गई है तो वहाँ पे अहिंसावादी भी उसमें घसीटे जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या है। वो एक प्रतीक है समाज के समान विचारों पे, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति हो गई है, और वो समाज में सकारात्मक कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है और नकारात्मक या बुरे व्यवहार के लिए, बुरे आचरणों को नियंत्रित करता है। आई होप आपको दुर्खिम का सामाजिक प्रतिनिधित्व समझ में आया हो, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF या इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।